Welcome to the Nagrik podcast with Hari. Let's come back to Kashmir. I think a lot of times the common discourse जो कश्मीर के around होता है, let's say, how do I say, रेड पिल्ड yes, probably, right? पर फिर भी कश्मीर और कश्मीर से related issues को समझ पाना, you don't find enough information pools which are correctly represented, truth oriented, right? तो कश्मीर as an issue, right? वो आप एक argument रखते हैं कि सिविलाइजेशनल इशू है एज इक्विवेलेंट टू लेट्स से अ केरला और अ वेस्ट बंगाल, जहाँ पे स्लोली विद टाइम एक डेमोग्राफिक टेक ओवर होके चीज़ें जो भी बदलेंगी। भारत की सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी में कश्मीर का एक बहुत बड़ा रोल है। जी क्या है वो और क्यों है वो? नहीं, तो ऐसा कहना कि कश्मीर सिविलाइजेशनल इशू है और बंगाल और केरला नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। मेरा मानना है कि बंगाल और केरला वही रास्ता फॉलो कर रहा है जो कश्मीर बहुत पहले कर चुका है। तो कश्मीर हमारे लिए एक शिक्षा का विषय बन जाता है बाकी अन्य प्रदेशों के लिए कि अगर आपने इस जो चेंज है इसको रोका नहीं तो आप भी वही बन जाएंगे। और जो जैसे मुर्शिदाबाद में या कुछ साल पहले मालदा में हुआ, ममलापुरम में वहाँ पे होता है, तो ये मिनी कश्मीर इनको बोला भी जाता है पॉपुलर पार्लेंस में और वो एक्यूरेट है वो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो डेमोग्राफिक है, जो वहाँ का पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन है, वो जब ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाता है तो वो उसका एक टैंजिबल मैनिफेस्टेशन है उस कॉन्फ्लिक्ट का क्योंकि जब पॉपुलेशन मुस्लिम्स की जब कश्मीर में जिस तरह की थी वो अन्य प्रदेशों में हो जाती तो वो भी कश्मीर बन जाते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जहाँ पे आप आउटनंबर हो गए वहाँ पे आज के सेटअप में, डेमोक्रेटिक सेटअप में, आप जब रिपब्लिक हो जिसके लिए आप बहुत ही यू पैट योर सेल्फ ऑन द बैक ऑल द टाइम, वहाँ पे डेमोग्राफिक इज़ द फाइनल वर्ड, क्योंकि चलता ही सब कुछ डेमोक्रेसी से, डेमो से है ना, कितने नंबर से ही चलता है। तो नंबर्स जहाँ पे उनके हो गए तो वो डोमिनेट करेंगे और वो फिज़िकली, ये आप देखिए, मतलब सिंबॉलिकली अगर आप इसको देखें कि वो फिज़िकली आपको या तो एक्सटर्मिनेट कर देंगे या आपको लात मार के भगा देंगे, यही आपके पास, या आपको उन अपने में मिला लेंगे। ये रलिव चलिव गलिव वाला जो ट्रोप है। तो ये आपको सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाता तो क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है ना कि आप उनसे मिल जाएं या आप वहाँ से भाग जाओ। आप क्योंकि वो टॉलरेट नहीं करेगा आपको। उसका वर्ल्ड व्यू जो है, जो एक प्रेडेटरी रिलीजन का वर्ल्ड व्यू है, वो है कि बस मैं हूँ। और ये हमारे धार्मिक लिटरेचर में अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका पैरेलल है आसुरिक माइंडसेट से, कि असुर भी यही बोलता है ना। जितने असुर आपने देख लिए, या ये रावण था या हिरण्यकश्यपु, वो यही तो बोलता था कि सारी जो पूजा है और पूरे पूरे ब्रह्मांड में सब लोग केवल मुझे ही माने कि मैं ही सुप्रीम हूँ। तो ये जो असुरिक टेंडेंसी है, ये इन रिलीजन्स में बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट है। और वो एक जगह से वो टॉलरेट नहीं कर सकता अदर, दिया अदरिंग जिसको बोलते हैं ना, अदर को वो टॉलरेट ही नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया ना। मतलब इफ़ यू कैन नॉट को एग्जिस्ट विद देम बियॉन्ड अ सर्टन नंबर, देन ईदर यू स्टॉप वरिंग अबाउट सर्वाइवल इटसेल्फ, आप घुटने टेक दो, या यू पुश बैक। तो दिस इज़ द क्लासिकल सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट दैट was first properly introduced academically, the Clash of Civilization by Huntington का जो book है, जो उसका work है, where he predicted that there will be a rise of jihad and all that. That is how his book is so acclaimed, why that is so acclaimed. So वो जो predictive उसका ये था, that's common sensical है वो, कि these are two entirely different ways of life, of two different world views, and one worldview will not tolerate the other. The Hindu worldview may accommodate, it may even assimilate, want to assimilate because that is its nature, but the other worldview is not interested in all that. Right. So it is essentially a battle for survival. So it's a zero-sum game then. But as a more sophisticated and a more emancipated society and culture, we have to find ways
of reducing the overall suffering of the biosphere and say that अच्छा ठीक है, how do we deal with this? उसमें भी you need the same kind of clarity. तो जो one of my good friends, he just come out with a book, स्वयंबोध और शत्रुबोध, पंकज सक्सेना. तो स्वयंबोध और शत्रुबोध दोनों होना बहुत आवश्यक है. कि कहाँ पे आप ये देखते हैं कि हाँ ये जो है ये डेंजरस है, ये मेरे अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है, पर मैं हूँ कौन. ये दोनों चीज़ों की क्लैरिटी है तो आप खतरे से डील कर सकते हो. यू डोंट नेसेसरली हैव टू बिकम द एनिमी, बट यू हैव टू लर्न टू डील विद द एनिमी. So that is, I mean, that's I hope I've just done some justice to your question of civilizational conflict. क्यों है ये? सब लोगों को लगता है कि 1990s में जो the trigger event that took place, that is what it is, और वो बस एक standalone event है जो हुआ. But कश्मीर में 1990 से पहले क्या क्या events हुए and what were the series of events that took place? How did the demographic takeover of Kashmir happen over the last however many years? See, कश्मीर का ये जो 1990 में जो हुआ वो तो 7वां पलायन था हिंदुओं का. उससे पहले there were 6 waves of exoduses, starting going all the way back to the 14th century. Okay. Or with each new Muslim dynasty that came in, or a new Muslim tyrant who was at the seat in Kashmir, there was a wave of exodus. तो चाहे वो चाक थे, सिकंदर बुतशिकन था, अफगान, every time a new tyrant came, people were killed and tortured, some converted and some left. तो ये waves are well documented in historical literature. और फिर ultimately in the 19th century, the Sikh empire took root in Kashmir. जब महाराजा रंजीत सिंह ने अफ़गानियों को वहाँ से खदेड़ा और उन्होंने अपना एम्पायर वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया. पर वो शॉर्ट लिव्ड था क्योंकि उसके बाद द ब्रिटिश वर ऑल्सो इन टाउन ऑलरेडी और उन्होंने फिर वो डोगरा महाराजा के सुपुर्द कर दिया. फिर करीब 90 साल डोगरा रूल रहा, जिसमें कि काफ़ी रिकन्स्ट्रक्शन हुआ और वापस मठ मंदिर बने और जो टूटे थे उनको वापस कंट्रोल में लिया गया. वापस उन्होंने हिंदू कल्चर को प्रमोट किया. कमेंट्री स्टार्टेड गेटिंग रिटन, मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करके लाइब्रेरीज में रखा गया. बहुत काम किया उन्होंने. और What's the time frame of this? This is about 90 years. Okay. 1857 to 1947. Got it. लगभग. Right. तो फिर उसके बाद जो है जब ये इंडिपेंडेंस के समय फिर कबाली रेड हुआ. कबाली रेड में जो पाकिस्तानी मिलिशिया वो आए, उन्होंने वहाँ पे लेफ़्ट राइट सेंटर सबको काट दिया. उसमें इवन मुस्लिम विक्टिम्स भी रहे. पर फिर विद द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक, उससे पहले क्या था कि जो जिहाद था इट वाज मोस्टली कैरिड आउट बाय द नोबल्स एंड द स्टेट आर्म्स, जो मतलब एम्पायर. राइट. क्योंकि जो प्रजा थी उसकी ज़्यादा से भी नहीं होती थी उस समय पे. तो देयर वाज अ क्लियर मतलब एक बार आप कन्वर्ट हो गए, जैसे कहीं पे भी हुआ, तो मुस्लिम सोसाइटी और हिंदू सोसाइटी largely used to live independently. Obviously there were some economic reasons to work together कि वो कोई सर्विस कोई दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, but culturally they were distinct and they were well apart. Right. Even the kind of language we speak, कश्मीरी जो हिंदू बोलते हैं और कश्मीरी जो मुसलमान बोलते हैं, you can make out. Okay. है ना, जैसे अन्य जगहों पे भी है. Cuisine is very different. Even Kashmiri Hindu cuisine, which is also non-veg cuisine, उसमें भी बनाने का तरीका पूरी तरह से अलग रहता है. और तो हर चीज़ में पहनावा जिस तरह का है वो भी अलग रहता है. तो these were two different cultures. But डेमोक्रेसी के आने के बाद there was democratization of everything. जैसे आज democratization of information है, तो वैसे democratization of जिहाद भी हो गया. और
in the peculiar circumstances surrounding the accession of Kashmir to India, there was it was followed by a policy of appeasement. Now, matlab, we can obviously, I mean, we have enough reasons to criticize Jawaharlal Nehru for what he did and all that. But again, I mean, looking back, maybe, you know, he was just being hopeful. Maybe he was naive, you know, whatever it is. But that is how things came to be. And he went out of his way to please the majority population. और ये आशा जो थी सरकार की, वो ये थी कि हम इनको अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. तो बॉलीवुड को प्रमोट किया गया, वहाँ पे शूट करो. तो ऑलमोस्ट एवरी अदर फिल्म बैक देन यूज्ड टू बी शॉट इन कश्मीर. तो वहाँ पे जाके टूरिज़्म को बढ़ावा दिया. वो शिकारा राइड्स बिकेम फेमस, हाउस बोट्स, ये वो. एंड देयर वर नॉट मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया बैक देन. कश्मीर वाज द मोस्ट वेल नोन एंड मोस्ट डिज़ायर्ड. और लोग तब ट्रैवल भी नहीं करते थे, डोमेस्टिक ट्रैवल ही कितना होता था. अंग्रेज़ लोग बहुत आते थे, ये सब होता था. फिर शिक्षा पे जो एम्फोसिस दिया कि मॉडर्न एजुकेशन दी गई, और उसमें हमारी कम्युनिटी का बहुत योगदान था कि हमने ही, मतलब बिकॉज वी वर प्रिडोमिनेंटली टीचर्स, तो सरकारी स्कूल्स में हम ही जो मासेस हैं, जो मुस्लिम मासेस हैं, उनको पढ़ाते थे. और उस समय पे देयर वाज अ टेम्पररी पीरियड ऑफ देम बीइंग ग्रेटफुल फॉर यू नो फॉर ऑल दैट रिफ्लेक्ट्स इन द कल्चर, यू नो. तो आज भी जो लिबरल मुस्लिम्स हैं वो जब बात करते हैं ना कि उस समय पे अरे इट यूज्ड टू बी सो ब्यूटीफुल, सो इट वाज अ टेम्पररी पीरियड. तो वो सब जब हुआ तो जो कश्मीरी मुस्लिम मासेस हैं, दे बिकेम मोर एम्पावर्ड पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली. और कॉन्ट्ररी टू और काउंटर इंट्यूटिवली जिसको बोले, वो ये हुआ कि एम्पावर होने के बाद दे टर्न्ड अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़, द हिंदूज, क्योंकि दैट इज़ द DNA उनके जो सोच का, वर्ल्ड व्यू का, जो अभी हम बात कर रहे थे. और फिर फाइनली इट कल्मिनेटेड इन दैट 86 to 90 का जो वायलेंस है, वहाँ बढ़ता गया टू द पॉइंट कि 90 में उन्होंने सीधे हर मस्जिद में ये ऐलान कर दिया कि अगर रहना है तो मुसलमान बनना है, नहीं तो काट दिए जाओगे, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से. इंडियन एजेंट्स, dogs, this, that, get lost. So that is the, you know, broad sequence of events. So I've also called Kashmir as the bleeding edge of Hindu civilization. Because why bleeding edge? क्योंकि अगर आप कश्मीर को geographically भी देखें तो उसके west में everything is surrendered. Right. उसके east Right में, from Saudi Arabia to that point. हाँ. Right. और उसके ईस्ट में जो है अभी भी largely you have a semblance of Hindu-ness remaining. तो ये जो है, ये बैटल ग्राउंड है जहाँ पे सब एक्शन हो रहा है और आपके सामने प्रत्यक्ष हो रहा है. अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आपको कुछ नहीं दिख रहा. आपको ये नहीं पता कि अगर आपने ये लूज कर दिया, विच मीन्स द बैटल वुड हैव शिफ्टेड, इट विल बी नेक्स्ट आउटसाइड द डोर. राइट. यही है, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है. सो दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव टू बी कॉग्निसेंट ऑफ, दे नीड टू नो. और उसके अकॉर्डिंग दे मेक पॉलिटिकल चॉइसेस, दे डिसाइड कि यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. ये सब जो लिबरल ट्रोप्स ऑफ होल वर्ल्ड बीइंग अ हैप्पी फैमिली, ये सब मतलब पिक्चरों में अच्छा लगता है, बट जब जान पे बनाती है तब ये सब नहीं होता, ये सब वैलिड नहीं होता. तो पहले आप अपना सर्वाइवल देखो, अपनी वेलबींग देखो, आगे वाली जनरेशन्स का देखो. तो उसमें दिस इज़ अ अनडिनाइबल रियलिटी और वी हैव टू बी mindful of that, and Kashmir serves as the great lesson for it. तो आजकल एक ट्रेंड चला है कि कुछ भी हो जाए ना तो कश्मीरी पंडितों को गाली देते हैं. एंड दिस मोस्टली कम्स फ्रॉम द सो कॉल्ड नेशनलिस्टिक साइड ऑफ सोशल मीडिया. आज ही मैंने देखा किसी ने ये डाला था, कल उमर अब्दुल्ला वाज इन खीर भवानी. तो मेरा भी पहला रिएक्शन यही था, हम घर पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यार उसको अंदर कैसे आने दिया. मतलब आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट इवन कमेंटिंग ऑन हिज पॉलिटिक्स, जो भी है, ही इज़ अ मुस्लिम, ही शुड नॉट बी अलाउड इन अ हिंदू श्राइन. वो बीफ खाता होगा. हैज़ ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ हिंदू और हैज़ ही टेकन एनी इनिशिएशन? कुछ किया है? नहीं किया. तो ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. What business does he have to be in the Hindu shrine offering
prayers to my Kuldevi, right? तो I was also disturbed by that कि यार कौन अलाउ करता है. Now किसी ने डाला कि अरे ये देखो कश्मीरी हिंदू जिन्होंने किसी को कोई अधिकार नहीं दिया. दिस बेसिकली दैट कास्टिज्म ट्रोप. अरे भाई हम तो सर्वाइव कर रहे थे पिछले 600 साल से. हमारे पास कास्टिज्म करने का कौन सा समय था? वी जस्ट हैपन टू बी ब्राह्मण. तो उस सिनेरियो में आप ये एक्सक्लूजन और ये बकवास जो कर रहे हो, जबकि जो वो मंदिर है इट इज़ बीइंग मैनेज्ड बाय धर्मार्थ ट्रस्ट which is headed by, I think, Karan Singh, but certainly by the royal family, the Dogra royal family. And I've already given them credit for, for saving our temples or saving. So I'm not against that. But I'm saying in this case, it is they who are responsible. अगर प्रश्न उठाने हैं तो उनसे पूछो, आप कश्मीरी पंडितों को क्यों गाली दे रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीरी पंडितों की एक्सपीरियंस को आप ट्रिवियलाइज ना करें. आप उनको गालियाँ देने की जगह और विक्टिम शेमिंग करने की जगह आप खुद सीख लो जो सीखना है, क्योंकि कल को ये जिहाद आपके दरवाजे पे आएगा. तो उस टाइम ये जो पेपर टाइगरशिप ऑफ ट्विटर काम नहीं करेगी कि अरे हम होते ना तो हमने ये कर दिया होता. क्योंकि हिस्टोरिकली आप देख लो, हाफ योर लैंड हैज़ बीन सकम्ड. दीज आर ऑल independent, different communities, different cultures, right, different subcultures under Hinduism, who have not been able to survive because of that onslaught. तो कल को वो ऑनस्लॉट अगर आपके दरवाजे पे आएगा तो चांसेस आर दैट यू मे ऑल्सो नॉट सर्वाइव. तो इसलिए गाली वाली देना बंद करो एंड टेक कॉग्निसेंस एंड मे बी यू हैव बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ अदर कम्युनिटीज, उसको यूज़ करें. तो सो दैट्स द लेसन, दैट्स द सिविलाइजेशनल लेसन फॉर टू बी लर्न्ड. it's not just ये कोई एक specific isolated event नहीं था. It was massive number of waves of onslaught, yet the resistance was strong enough that it survived. But that's a very interesting way to look at it, ki since it was it still remains the bleeding edge, and if not for that, the boundaries could be Yes, way different. absolutely. Yeah. That I think a lot of people don't just. Yeah, it is actually, if you look at it that way, it is one of those stories of heroism that, for example, Dr. Meenakshi Jain has written about in The Flight of the Deities, right, where she talks about जो मंदिरों में सेवायत थे, पुरोहित थे, उन्होंने कैसे अपनी जान जोखिम में डाल के जो देवता की मूर्ति है उसको बचा लिया हिस्टोरिकली, है ना. फिर वापस वो मंदिर कई जगह पुनर्स्थापित हुए और कई जगह वो मूर्तियाँ कहीं और स्थापित हुई और उनकी आज भी पूजा होती है. और ये पूजा उनकी जो है वो हज़ारों साल से चल रही है, क्योंकि वो एक आदमी ने उस तरह का बलिदान दिया, अपनी जान पे खेल के अपनी जान दे दी पर मूर्ति को बचा लिया. तो उसी तरह जो हमारी कम्युनिटी है उसने कश्मीर में भारत का क्लेम आज तक जिंदा रखा है. Right. और जब हम वहाँ से निकले तो हम धर्म के लिए निकले, हम अपना धर्म बचाने के लिए निकले. Right. और हमने ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि हम कन्वर्ट हो जाएं और हम सब एवरीथिंग वुड हैव बीन हंकी डोरी, हमें पैसा भी मिल जाता, हमें सब कुछ मिल जाता. तो वो सैक्रिफाइस जो है वो एक सुप्रीम सैक्रिफाइस है. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी एंड माई एंसेस्टर्स कि मैं आज भी इस सब के, इस पूरे इतिहास के बावजूद मैं आज भी हिंदू हूँ, आज भी तिलक लगाता हूँ, आज भी अपने देवताओं को के ऊपर आस्था रखता हूँ. और इफ़ दिस इज़ नॉट अ स्टोरी ऑफ इंस्पिरेशन तो आई डोंट नो व्हाट इज़. और लोग अगर उसको परवर्ट करके उल्टा बोलते हैं तो वो नुकसान अपना ही कर रहे हैं. हमारा क्या, हमारा तो वैसे ही हो गया जो होना था. लार्जली स्पीकिंग आवर्स इज़ एन एक्सटिंक्ट कम्युनिटी, एक्सटिंक्ट कल्चर. हमारी तो कम्युनिटी है ही नहीं, वो डिस्पर्स हो चुकी है पूरे. अब तो हम बचा सकते हैं सम बिट्स हेयर एंड देयर जो भी है इन, बट लार्जली वी आर नॉट हु वी वर, Right. बट वी आर अ लेसन फॉर अदर्स. तो वो तो सीख लो भाई, तुम्हें गाली देने से क्या होगा. गाली